गुड इवनिंग दोस्तों, सत्व इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा पहला टेस्ट मेंस टेस्ट का पहला टेस्ट हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने काफ़ी अच्छे से टेस्ट को अटेंड किया होगा। तो अभी हम सब साथ में सॉल्व करेंगे टेस्ट पेपर, ठीक है दोस्तों। इसमें मैं इसको सॉल्व करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो कंटेंट है वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। मैं आपको जो बताऊँगा वो है लिखने का तरीका, ताकि उसको आप गेन करके एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ, ठीक है। तो कंटेंट आप यहाँ से लेंगे और जो लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है भागदूत। अब देखिए, भागदूत एक अधिकारी का नाम है और ऐसे प्रश्न पिछले पीएससी में पूछे गए थे, 2019-20 में ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे हमसे किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाए या फिर कोई अधिकारी या किसी पद के बारे में पूछा जाए तो हमको वहाँ पे 3 चीज़ें बतानी है। एक तो सबसे पहले किस समय का है वो, कि किस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। दूसरा फिर वो किस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। तीसरा है उस पदाधिकारी का क्या कार्य था, ठीक है। तो भागदूत की हम बात करें तो भागदूत का है उत्तर वैदिक कालीन राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी। तो हमने 3 चीज बताई यहाँ पे। कब का है ये? उत्तर वैदिक टाइम पीरियड, इतिहास है, हमको टाइम पीरियड दिखाना पड़ेगा। तो पहला उत्तर वैदिक कालीन, फिर कौन से प्रशासन का? ये राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी, ठीक है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो कौन सा? हमारा कार्य वाला, कि इसका प्रमुख कार्य क्या है। तो प्रमुख कार्य क्या रहेगा इसका? कर का संग्रह करना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम किसी दूसरे अधिकारी की बात करेंगे तो वहाँ पे हम इसकी इम्पोर्टेंस या महत्व को भी हम दिखा सकते हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन की हम बात करें तो नास्तिक दर्शन उन दर्शन को कहते हैं हम जो वेदों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको इस तरह के ओपन क्वेश्चन में डेफिनेशन देनी है, परिभाषा, कि हम किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट समझाएंगे सबसे पहले हम, फिर उससे रिलेटेड कोई उदाहरण हो सके या कोई एग्जाम्पल हो तो हम उसको हमको इसमें दिखाना है, ठीक है। पहला इसकी जो डेफिनेशन क्या कहलाएगी कि ऐसे दर्शन जो वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं या फिर वेदों की सत्ता को अस्वीकार करते हैं, ठीक है। अब नास्तिक दर्शन हम बता दें कौन नास्तिक दर्शन की अवधारणा क्या है। अब हम बताएंगे कि कौन कौन से दर्शन ऐसे हैं जो नास्तिक दर्शन है। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे कि बृहस्पति द्वारा प्रतिपादित 4 वाक, आप इतनी जो डिटेल्स को छोड़ सकते हैं, केवल 3 इस तरह से। कि भारतीय परंपरा में 3 नास्तिक दर्शन है। कौन कौन से? बौद्ध, जैन एवं चारवाक दर्शन, ठीक है। तुमको क्या क्या बताना है? सबसे पहले कि नास्तिक दर्शन वे दर्शन है जो वेदों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। भारतीय दर्शन परंपरा में 3 ऐसे दर्शन हैं, बौद्ध, जैन और चारवाक। क्लियर? तो इस तरह से हमारा इसका हम 2 या 3 लाइन में इस आंसर को अच्छे से लिख सकते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन था जोरवे संस्कृति। अब जब भी ऐसे कोई प्रश्न आता है इसमें हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। संस्कृति एक टाइम पीरियड को दर्शाता है कि हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो जो संस्कृति है, एक तो समय कि किस समय की हम बात कर रहे हैं वो, फिर उसका स्थान कि वो संस्कृति कहाँ कहाँ पे विकसित हुई थी, कहाँ कहाँ उसका विस्तार था। तीसरा उसके प्रमुख स्थल, उसके साथ साथ कुछ अगर हमें कुछ साक्ष्य पता हो कि इस संस्कृति से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं, उनको इसमें दिखा सकते हैं। जोरवे संस्कृति क्या है? ताम्र पाषाणकालीन एक प्रमुख भारतीय संस्कृति है, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ था? महाराष्ट्र में गोदावरी तथा प्रवरा नदी के किनारे। तो हमको इसमें ये जगह बतानी, साथ में हम इसी के आगे इसको दिखा सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, दाइमाबाद और इनामगांव, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है उसको हम दिखा सकते हैं यहाँ पे क्या, कि इससे हमें प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं। तांबे का रथ, इस तरह की जो भी हमें अगर ऐसे फैक्ट पता है किसी भी क्वेश्चन के बारे में तो उसको भी हम इसमें दिखा सकते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा है अल्पदिगीन। अभी हमने बताया था कि अगर किसी 3 मार्कर में ऐसा प्रश्न आता है जहाँ पे किसी व्यक्ति की बात की जाती है, तो हमें उसमें क्या क्या बताना है कि वो किस टाइम पीरियड से है, किस शासन से संबंधित है और उसका क्या इंपॉर्टेंस रहा है। तो अल्पदिगीन कौन था? अल्पदिगीन पूर्व मध्यकाल में गजनी वंश के संस्थापक रहे थे। तो उनको क्या बताना है यहाँ पे? गजनी साम्राज्य या यामिनी वंश का संस्थापक। ठीक है। प्रारंभिक रूप से क्या था ये? सामान्य शासक अब्दुल मलिक के यहाँ का तुर्कदास। ठीक है। तुमको 2 चीज बतानी है यहाँ पे कि प्रारंभिक अल्पदिगीन गजनी साम्राज्य या यामिनी साम्राज्य का संस्थापक, दूसरा प्रारंभिक रूप से सामान्य शासक अब्दुल मलिक का तुर्कदास। ठीक है। अब इसी यामिनी वंश ने आगे भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। तो हम इसमें एक विशेष पॉइंट कर सकते हैं, भारत में तुर्क शासन का प्रारंभ। क्लियर? इसके इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि इसने जिस वंश की स्थापना की थी उसके साथ ही भारत में किसका प्रारंभ हुआ था? तुर्क शासन का। ठीक है। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है लाख बख्श। लाख बख्श किसे कहते हैं? तो दोस्तों लाख बख्श नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक का उपनाम है या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। ठीक है। पहले ने बताया कि लाख बख्श कौन है, फिर बताना क्या हमको क्यों। तो क्यों कहा जाता है इसको? तो अपनी उदारता और सहिष्णुता के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता था, या फिर ये लाखों का दान करता था इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। तो हमें क्या बताना है पहले कि ये ऐबक की उपाधि, दूसरा पॉइंट इसे क्यों कहा जाता था ये। ठीक है। तीसरा, अगर हम इसमें अगर आपके पास कोई अदर इन्फॉर्मेशन है और एग्जाम में 3 मार्कर आपका कोई जगह बचती है वहाँ पे लिखने की, तो हमको वहाँ पे इसकी जो अलग और भी जानकारी आपको पता हो तो वो हम इसमें दिखा सकते हैं। जैसे कि इसने गुलाम वंश की स्थापना की, या फिर इसकी राजधानी लाहौर थी। ठीक है। या फिर इसकी जो भी कोई अन्य उपलब्धियाँ रही हो तो हम उसको भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बताना है, उससे रिलेटेड फैक्ट हो तो हमको उसको भी इसमें ऐड करना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है सरहिंद का युद्ध। हिस्ट्री में जब भी हम 3 मार्कर क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें 3-4 सर्टेन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो कोई व्यक्ति का नाम पूछा जाएगा, या किसी घटना या किसी आंदोलन या फिर किसी युद्ध का बारे में हमको जानकारी पूछी जाएगी। ठीक है। जब भी किसी युद्ध के बारे में आपसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछी जाए तो हमको 2-4 चीज़ें उसमें बतानी होती है। सबसे पहले कि इतिहास की बात कर रहे हैं हम तो कब हुआ, दूसरा पक्ष कौन कौन से थे युद्ध में, तीसरा परिणाम या फिर कारण क्या थे युद्ध के। युद्ध के कोई कारण पता हो तो हम वो बता सकते हैं, या फिर युद्ध का परिणाम क्या था हम वो भी बता सकते हैं इसमें। ठीक है। तो सरहिंद का युद्ध सबसे पहले हम कब बताएंगे, क्या बताएंगे कब हुआ था? तो 22 जून 1555 ईस्वी में। ठीक है। अब इसमें 2 पक्ष कौन कौन से थे? हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 22 जून 1555 को हुमायूं तथा सिकंदर शाह सूर के मध्य। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट क्या है? मैंने बताया था परिणाम या फिर कारण। ठीक है। कारण क्या था? हुमायूं अपनी राजगद्दी वापस प्राप्त करना चाहता था सूरी वंश से। तो कारण लिखना चाहें तो कारण, या फिर हम परिणाम। परिणाम क्या हुआ इसका कि सिकंदर शाह सूरी इसमें पराजित हुआ और दिल्ली पर फिर से हुमायूं का कब्जा हुआ, या फिर से एक बार मुगल शासन की स्थापना दिल्ली में स्थापना हुई। ठीक है। तो क्या बता रहा हमको किसी युद्ध में कब हुआ था, किनके बीच में हुआ है, कारण क्या थे और उसका परिणाम क्या रहे हैं। ठीक है। बढ़े आगे। एक और प्रश्न जो पूछा जाता है इतिहास में वो है संधि। किसी संधि के बारे में पूछा जाएगा आपसे, तो संधि में क्या बताना है?
अभी हमने जैसे युद्ध का देखा था, तो युद्ध दो पक्षों के बीच में होता है, सेम ऐसे ही संधि भी किन्हीं दो पक्ष के मध्य में होगी, ठीक है। फिर संधि कब हुई थी, फिर संधि के क्या होंगे मैं प्रमुख प्रावधान और उसका दूरगामी क्या परिणाम निकले, ठीक है। तो इन 4 पॉइंट के साथ साथ हमको किसी संधि को आंसर करना है, ठीक है। तो कोई संधि आएगी तो हमको बताना है कि किन के पक्ष में हुई है, किन किन दो पक्षों के बीच में संधि हुई है, कब हुई है, संधि के प्रमुख प्रावधान क्या है और संधि का दूरगामी परिणाम क्या निकले, ठीक है। अब सुगौली की संधि कब हुई थी, 1816, किन के बीच में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी को कोई सन पता नहीं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि 1816 मतलब कब हुई थी ये, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के दौरान, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे कि प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध या 1816 के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के शासक के बीच कौन संधि हुई, सुगौली की संधि। दूसरा, या तो हम सीधे पॉइंट में लिखेंगे या फिर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे एक हेडिंग बना के प्रावधान, ठीक है। प्रावधान करके प्रावधान क्या है इसमें कि नेपाल ने ब्रिटिश निवासी या जो ब्रिटिश रेजिडेंट होता है उसको स्वीकार कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या रखेंगे इसमें हम कि नेपाल के जो गढ़वाल और कुमायूं के जो जिले थे वो हमने किसको सौंप दिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में, ठीक है। इसके हम दूरगामी परिणाम क्या देख सकते हैं कि इस तरह से जो भारत और नेपाल की तत्कालीन सीमा का निर्धारण हुआ, ठीक है। तो जब भी कोई संधि की बात आएगी तो हमें पक्ष बताना है, समय बताना है, उसके क्या प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे वो प्रावधान बताने हैं एक दो, और एक उसका परिणाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है ददनी प्रथा। जब किसी घटना या किसी कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जाता है तो हमको केवल उसको डिफाइन करना सबसे पहले कि ददनी प्रथा क्या थी। ददनी प्रथा क्या थी कि यूरोपियों के द्वारा भारतीय किसानों को अग्रिम देकर नील उत्पादन करने के लिए बाध्य करना या फिर नील उत्पादन के लिए उनसे अग्रिम सौदा करना, क्या कहलाता था, ददनी प्रथा। तो हमको क्या बताना है सबसे पहले, ददनी प्रथा लिखकर हमको केवल इतना लिखना है कि यूरोपियों द्वारा भारतीय किसानों को अग्रिम देकर नील का उत्पादन करवाना क्या कहलाता है, ददनी प्रथा, ठीक है। ये कब लागू की गई थी, तो बंगाल में 1859 से 1860, ठीक है। अब ददनी प्रथा जो थी इसके परिणाम क्या निकले या फिर इसका विरोध क्या हुआ, तो इस तरह से हम एक पॉइंट दिखा सकते हैं कि इस प्रथा के परिणाम स्वरूप 1860 में भारत में नील विद्रोह हुआ, ठीक है। और जिसका परिणाम क्या हुआ कि किसानों ने नील की खेती को पूरी तरह से बंद कर दिया, ठीक है। तो हमको क्या क्या लिखना है इसमें कि ददनी प्रथा क्या है, कब लागू हुई और उसके क्या क्या परिणाम निकले, क्लियर है। इसी तरह से अगला हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम। देखो, अगर किसी संस्था के बारे में पूछा जाता है या किसी संगठन के बारे में पूछा जाता है तो संस्था के बारे में क्या क्या जानते हैं हम कि संस्था का नेचर कैसा है, किस टाइप की संस्था है वो, कब गठन हुआ उसका मुख्यालय कहाँ पे है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या काम है और उसके क्या क्या महत्व हो सकते हैं। तो इन 5-6 पॉइंट्स में से जो हमको उस टाइम सबसे अच्छे पता हो हमको उनको ही 3 मार्कर में लिख के आना है, ठीक है। और टू द फैक्ट लिखना है ताकि हम अच्छे अच्छे उसमें नंबर कवर कर सकें। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ओपन क्वेश्चन है, उन्होंने केवल नाम लिखा है मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम। तो हमें उसके बारे में जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है सबको 2 या 3 लाइन में बताना है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम गठन कब हुआ था इसका, 1978। क्या लिखना है, मुख्यालय भोपाल। उद्देश्य क्या है इसका, मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों का संरक्षण करना और उनका संवर्धन करना, ठीक है। कार्य क्या है इसका, या इसी को हम महत्व बोल सकते हैं या इसी को हम कार्य बोल सकते हैं कि प्रदेश में पर्यटन की नीति तैयार करना और निवेश वृद्धि का प्रयास करना, ठीक है। तो जब भी कोई संस्थान की संगठन की बात होगी तो हमें क्या क्या बताना है कि संस्थान किस प्रकृति का है, संवैधानिक है, विधिक है, कार्यकारी संगठन है, ठीक है। दूसरा, उसकी स्थापना कब हुई है। तीसरा, उसका मुख्यालय कहाँ है। कोई भी अगर संगठन बनता है तो कोई ना कोई उसका उद्देश्य भी होता है, तो हमें उसके उद्देश्य या फिर कार्य को भी मेंशन करना चाहिए, ठीक है। तो आपके 2 या 3 लाइन है, तो आप ऐसे प्रश्नों में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपने लिखा है यहाँ पे
गठन 1978, मुख्यालय भोपाल। ठीक है, तो एक ही लाइन में आप 2 फैक्टों भी इसे लिख पाएंगे। क्लियर है? 3 मार्कर में जितने ज्यादा आप फैक्ट लिखेंगे आपके नंबर उतने अच्छे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का नमक सत्याग्रह। ठीक है, एक इंसिडेंट है, घटना है, तो हमें बताना है कि ये इंसिडेंट क्या है, कब हुई थी इसका, क्योंकि एक आंदोलन है तो जाहिर सी बात है कोई इसके नेतृत्व करता रहे होंगे। इसके आंदोलन है तो कोई ना कोई इसका परिणाम भी रहा होगा। ठीक है, तो क्या बताना है सबसे पहले हमको कि कहाँ पे हुआ था, जबलपुर में, कब, 6 अप्रैल 1930 को, और क्या था ये नमक सत्याग्रह। ठीक है, तो हमको क्या बताना है कि 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में सेठ गोविंददास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा नमक बनाकर नमक सत्याग्रह किया गया। ठीक है, दूसरा इसी के साथ साथ कहाँ कहाँ पे हुए थे, सिवनी जिले में भी दुर्गाशंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर किया था नमक सत्याग्रह। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ था या इसका महत्व क्या निकला, तो जो भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसका समर्थन। ठीक है, तो एक तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या अगर आप इसको टू द पॉइंट लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं हम। क्या क्या, क्या लिख सकते हैं इसको, स्थान जबलपुर और सिवनी, कब 1930, नेतृत्व सेठ गोविंददास और द्वारिका प्रसाद मिश्र, और साथ में इसका परिणाम। क्लियर? तो आप दोनों ही तरीके से इस आंसर को अच्छे से लिख पाएंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 11 स्कोर। ठीक है, तो जैसे हमने एक व्यक्ति के बारे में जाना था कि अगर कोई व्यक्ति इतिहास में किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है तो हमको क्या क्या लिखना है, वैसे ही कोई अगर किसी जगह के बारे में पूछा जाता है तो हमको बताना है कि उसकी अवस्थिति क्या है, फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और चूंकि हम लिख रहे हैं इतिहास में तो ये इतिहास के किसी न किसी कालखंड से जुड़ा हुआ स्थान है। ठीक है, तो अवस्थिति क्या है इसकी, विदिशा मध्य प्रदेश। ठीक है, अब कैसा शहर है ये, ठीक है, भारतीय इतिहास का पुरातात्विक स्थल या प्रमुख ऐतिहासिक स्थल या प्रमुख पुरातात्विक स्थल। ठीक है, अवस्थिति कहाँ है इसकी, विदिशा जिले में है। फिर यहाँ पे हमें कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं या कौन कौन से स्मारक है, तो अठखंबा यहाँ पर मिलता है हमको, वज्रमठ मिलता है, और माला देवी का मंदिर, ये इसकी विशेषताएं। एक विशेष पॉइंट क्या है कि यहाँ के जो अवशेष हैं उनसे हमको ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पे बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तीनों ही संप्रदाय के प्रभाव या तीनों संप्रदाय के साक्ष्य हमको यहाँ पे मिलते हैं। जब भी हम किसी स्थान की बात करेंगे, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया या पाटलिपुत्र की बात करें हम, तो हमको बताना है कि वो शहर ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, किस कालखंड से जुड़ा रहा है, उसकी अवस्थिति क्या है, वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं और क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो विदिशा मध्य प्रदेश, प्रमुख भारतीय ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल, स्मारक और विशेष। ठीक है, तेरहवां प्रश्न हमारा है चरखारी रियासत। ये हमारे रियासत वाले जो यूनिट 5 है उससे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अभी रियासत वाले जो क्वेश्चन है वो 2020 में नया सिलेबस आया, उसके बाद जोड़े गए प्रश्न है ये। तो बहुत संभावना है कि केवल जो टॉपिक में दिए गए हैं उनसे ही ज़्यादातर प्रश्न आपसे पूछे जाए, तो केवल हमको सिलेबस में जो लिखा है उसी को प्रिपेयर करना है। चरखारी रियासत हमको नाम से पढ़ने से स्पष्ट होता है कि बुंदेला शासक के अधीन रियासत है कोई सी। ठीक है, तो क्या क्या लिखाना है इसमें हमको कि स्थिति क्या है इसकी, कहाँ पे है ये रियासत, इसकी स्थापना किसने की, और इसके प्रमुख शासक कौन कौन से रहे हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई, 1731 में राजा छत्रसाल के द्वारा जगत राज को चरखारी रियासत का क्षेत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हैं हम, संस्थापक 1731 में राजा छत्रसाल के द्वारा, प्रमुख जगत राज। ठीक है, इसकी स्थिति कहाँ है, बुंदेला रियासत, तो कहाँ होगी इसकी स्थिति, बुंदेलखंड में। ठीक है,
अगर आपको कोई जगह स्पेसिफिक जगह पता हो तो हम, या जिले पता हो तो हम उसको भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। प्रमुख शासक कौन कौन से रहे इसमें, तो राजा जगतराज की मृत्यु के पश्चात पहाड़ सिंह और कमान सिंह के द्वारा चरखारी रियासत को शासित किया गया। क्लियर है। तो जब भी हम रियासत की बात करेंगे तो किस रियासत के अंतर्गत है वो, स्थिति क्या है, स्थापना किसने की थी, उसकी प्रमुख शासक कौन कौन से हैं, और अगर कोई आपको विशेष पॉइंट पता हो तो हम उसको इसमें मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है सारंगपुर का युद्ध। अभी हमने एक युद्ध देखा था, सरहिंद का युद्ध। तो अगर जब भी कोई युद्ध पूछा जाएगा तो क्या क्या बताना है, दो पक्ष, कब, परिणाम और क्यों युद्ध हुआ था। ठीक है। तो सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, 1724 में मालवा के मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर और मराठों के बीच। ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर और मराठों के मध्य 1724 में। ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये, सारंगपुर में। क्वेश्चन से स्पष्ट है। दूसरा है कारण, कि युद्ध का कारण क्या था, तो शक्तियों की महत्वाकांक्षाएं या फिर मराठों का मालवा पर अधिकार करने की महत्वाकांक्षा। ठीक है। फिर इसका आप लिखना चाहें तो नेतृत्व, अगर आप, चूंकि जब हम युद्ध बात करते हैं तो दो पक्ष भले होते हैं लेकिन दोनों ही सेनाओं के नेतृत्व में या सेनापति कोई ना कोई होते हैं, तो अगर हमें ऐसे फैक्ट पता हो तो हम उसको भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। परिणाम क्या हुआ इसका, मराठा विजयी हुए। और अगर आप लिखना चाहें डिटेल में, एक तो या मध्य प्रदेश में या फिर मालवा में मराठा राज्य की नींव, या मालवा या मध्य प्रदेश में मराठा राज्य का प्रारंभ। ठीक है। तो कब हुआ, किनके बीच में हुआ, परिणाम और कारण। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है पवाई रूल्स। पवाई रूल्स बघेलखंड रियासत से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो हमें नाम में लिखा है रूल्स, तो हमें बताना पड़ेगा कि रूल्स किसने लागू किया, क्या रूल्स थे और इन रूल्स को लागू करने का कारण क्या था और इनका क्या हमें परिणाम देखने को मिला है। तो उन चीजों को हमको तीनों को इसमें बताना है। ठीक है। अब पवाई रूल्स सबसे पहले किसने लागू किया इसको, बघेल शासक गुलाब सिंह के द्वारा किसने लागू किया इसको लागू, बघेल शासक गुलाब सिंह के द्वारा। ठीक है। क्यों लागू किया इसको, कृषकों को जमींदारों के शोषण से बचाने हेतु बनाए गए भू राजस्व संबंधी नियम। ठीक है। या फिर कारण अगर हमको लिखना है क्यों लागू किया गया था, तो कृषकों को जमींदारी शोषण से बचाने हेतु। क्लियर। आप चाहें इसमें तो वो नियम भी एक दो मेंशन कर सकते हैं, कैसे, किसमें जो राजस्व दर तय की गई। ठीक है। पवाईदारों को दरबार में उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई। तो ऐसे जब भी हम पवाई रूल्स पढ़ते हैं तो हमको 2 या 3 रूल्स ही पता होने चाहिए। अगर क्योंकि अगर ये प्रश्न 5 नंबर में आता है तो हमें बताना पड़ेगा कि रूल्स किसने लागू किए, प्रमुख रूल कौन कौन से थे, उनका परिणाम क्या क्या निकला। ठीक है। तो बघेल शासक गुलाब सिंह के द्वारा लागू किए गए प्रमुख नियम कौन से थे, कि राजस्व दर को फिक्स नियत किया गया, पवाईदारों को दरबार में उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई। कारण क्या था इसका, कि कृषकों को जमींदारी शोषण से बचाया जा सके। और परिणाम क्या निकला इसका, कि पवाईदारों ने इसके विरुद्ध में पवाईदार संघ का निर्माण कर दिया या फिर शासक का विरोध प्रारंभ कर दिया। ठीक है। तो किसने लागू किया, क्यों किया, क्या नियम थे और उसके क्या परिणाम देखने को मिले। इस तरह से हम इस प्रश्न को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो 3 मार्कर को हमको केवल टू द पॉइंट लिखना है। और हिस्ट्री है तो हमें हिस्ट्री में खास ध्यान रखना है कि हमको टाइम पीरियड, जगह, उसके परिणाम, इन चीजों को ध्यान में रख के किसी प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है। बढ़ते हैं यहाँ से आगे। अगला हमारा सेगमेंट है 5 मार्कर। देखो 5 मार्कर में जो नया पैटर्न है, हमारा नया पैटर्न में हमारे पास मुश्किल से 7 से 8 लाइन होती है। तो 7 से 8 लाइन में हम हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं लिख पाएंगे। तो हमें उन प्रश्नों में जहाँ पे हमारे पास कंटेंट पर्याप्त है वहाँ पे हमको केवल जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को ही फोकस में रख के 6-7 पॉइंट हमको लिखने हैं। और ऐसे प्रश्न जहाँ पे हमारे पास कंटेंट कम हो या जो क्वेश्चन की मूल डिमांड है उससे मिलते जुलते हमारे पास अगर पॉइंट कम होते हैं तो हम वहाँ पे 1-8 पॉइंट में 1-2 लाइन में इंट्रोडक्शन,
4-5 पॉइंट हमारे जो मेन आंसर है उसको, और एक कंक्लूजन लिखना है इसमें। लेकिन 5 नंबर में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहला क्वेश्चन था कि अशोक ने धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया, ठीक है। अब अशोक ने धर्म का प्रचार प्रसार करने में जो साधन अपनाए थे, जो तरीके अपनाए थे, अगर आपके पास 5, 6, 7 पॉइंट सटीक पॉइंट है तो आपको केवल वो पॉइंट टू पॉइंट उन चीज़ों को लिखना है बस, ठीक है। इन द केस अगर आपको 5-6 पॉइंट याद नहीं आ रहे हैं, 1-2 पॉइंट ही याद है, तो वहाँ पे हमको एक लाइन में इंट्रोडक्शन, 4-5 पॉइंट और एक कंक्लूजन हमको उसमें लिखना है, क्लियर। जैसे धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया, तो खास जो पॉइंट है उसके कि अगर आप लिखना चाहें इंट्रोडक्शन, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसमें कि अशोक ने धर्म के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार दूर दूर क्षेत्रों तक किया, या फिर अपने शासन का प्रभाव दूर क्षेत्र तक विस्तार करने के लिए धर्म का प्रयोग किया। इस हेतु से अशोक ने धर्म का प्रचार प्रसार निम्न माध्यमों से किया, ठीक है। तो कौन कौन से माध्यम थे? सबसे पहले अभिलेख, ठीक है, कि अशोक ने अभिलेख के माध्यम से अपने धर्म सिद्धांत का प्रचार किया। अब अगर मान लो यहाँ पे हमें अगर हमें पता है 1-2 एग्जाम्पल कि कौन कौन से अभिलेखों में धम्म की बात की गई है, तो हम उनको लिख सकते हैं। जैसे 5वां अभिलेख है ना, जहाँ पे धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात की गई है, या फिर भाब्रू अभिलेख, ठीक है, जहाँ धम्म संघ की बात की गई है। तो हमें अगर आपके पास ऐसे फैक्ट्स हैं विद एग्जाम्पल, तो हमको उसको जब हम बात कह रहे हैं उसके प्रूफ में हमको ऐसे एग्जाम्पल भी देने चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति, जिसका कार्य क्या था? धर्म का प्रचार। टूडा पॉइंट लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम कि धर्म के प्रचार प्रसार हेतु धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति। 5वां बृहद शिलालेख, ठीक है, तो हमने इसको कोट भी कर दिया कि कहाँ पे ऐसी बात की गई है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि अशोक ने विहार यात्राओं या फिर आखेट यात्राओं की जगह धम्म यात्राएं प्रारंभ की, ठीक है। जैसे निगालीसार की यात्रा। तो इस तरह से हमको जो बताना है उसमें अगर हमारे पास एग्जाम्पल है तो उसको भी हमको इसमें मेंशन करना चाहिए, ठीक है। दूसरा चौथा पॉइंट क्या होगा हमारा कि अशोक ने दूतों के माध्यम से अपने क्षेत्र के बाहर धर्म का प्रचार प्रसार किया, जैसे श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा, क्लियर। 5वां पॉइंट क्या होगा हमारा कि धम्म रावण और धर्म उपदेश की व्यवस्था की, यानी कि धर्म के उपदेश की व्यवस्था की, जिससे कि धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, ठीक है। इसके अलावा दिव्य रूपों की झांकियों का भी प्रदर्शन होता था, ठीक है। तो ये हमारे एडिशनल पॉइंट है। जो मेन पॉइंट है वो ये हमारे। देखिए क्या होता है कि जब भी हम किसी आंसर को कोट करते हैं तो हमें 3 या 4 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट याद होते हैं, लेकिन हमको 5-6-7 लाइन लिखनी है, तो हमें 1-2 एडिशनल पॉइंट को भी इसमें मेंशन, जो जनरल पॉइंट होते हैं उनको भी इसको हमको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन और 5 से 6 पॉइंट, क्लियर है। अब किसी क्वेश्चन में अगर आपके पास फिर भी इस पर बचती है तो हम उसमें नीचे निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। तो निष्कर्ष हमारा क्या होगा एक लाइन में कि निष्कर्ष था धर्म के प्रसार प्रसार या इसी धर्म के परिणाम स्वरूप अशोक को अशोक महान कहा जाता है, क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा है बौद्ध व जैन धर्म में असमानता के प्रमुख बिंदु बताइए, ठीक है। तो हमें बौद्ध और जैन धर्म दोनों में क्या क्या असमानता थी उनको बताना था। एक तरीका हमारा ये है कि हम इस तरह से बता सकते हैं इसको, बौद्ध और जैन दर्शन, क्लियर। एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि किन किन पॉइंट्स पे दोनों दर्शन डिफर करते थे या फिर आधार पे, ठीक है। तो पहला हमारा क्या पॉइंट है कि दोनों ही दर्शन के त्रिरत्नों में अंतर है। त्रिरत्न से मतलब क्या है कि हम यहाँ पे अगर मान लो लिखते हैं त्रिरत्न, ठीक है। तो अंतर क्या है कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ, क्लियर है। जबकि जैन दर्शन में त्रिरत्न क्या है? सब में ज्ञान, दर्शन और आचरण, क्लियर है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या रहेगा? त्रिरत्न में अंतर। दूसरा है सर्वोच्च ज्ञान या फिर जो मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति के लिए जो मार्ग है
वो इसमें कैसा है, पंच महाव्रत यानी कि कठिन मार्ग है। और इसमें किसकी बात की गई है, आष्टांगिक मार्ग, क्योंकि कैसा है, मध्यम मार्ग है। ठीक है, तो एक हमारा डिफर का अंतर का बिंदु क्या होगा, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग कैसा है, यहाँ पे पंच महाव्रत कठिन मार्ग है और ये आष्टांगिक मार्ग यानी कि मध्यम मार्ग की बात करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा है आत्मा। क्लियर, बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को नकार गया, यानी कि बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व क्या माना गया है, पूरी तरह उसको नहीं माना गया है कि ये आत्मा अनित्य है, नित्य आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया। जबकि जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। तो हम यहाँ पे केवल आत्मा लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्वीकृत, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अस्वीकृत, और यहाँ पे स्वीकृत। क्लियर है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, और टू द पॉइंट इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करें। पांचवा हमारा पॉइंट है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था को मतलब उतनी कठोरतम तरीके से उसको डिनाई नहीं किया गया, यानी कि उसको कुछ रूप में स्वीकार कर लिया गया। लेकिन जो बौद्ध धर्म था उसमें उसको पूरी तरह से ही नकार दिया गया है। क्लियर, तो एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था पॉइंट बना के कि बौद्ध धर्म में इसको पूरी तरह से क्या किया, अस्वीकार, और जैन धर्म में उसको आंशिक रूप से स्वीकार या फिर उसको इतने कठोरतम रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। क्लियर, पांचवा पॉइंट है हमारा अहिंसा। तो जो हम ये बताएं यहाँ पे हमारा जो पंच महावत वाला मार्ग है, उसी तरह से कि जैन दर्शन में जो अहिंसा है वो कैसी है, अव्यवहारिक स्तर की, यानी कि कठोरतम स्तर तक की अहिंसा को जैन धर्म माना गया है। जबकि बौद्ध दर्शन में देखेंगे हम तो क्या है, वहाँ पे व्यवहारिक हिंसा की बात भी स्वीकार की गई है। क्लियर है, इसके अलावा कुछ पॉइंट हम दे सकते हैं, जैसे जो मोक्ष है, तो बौद्ध दर्शन में सदैव मुक्ति को माना गया है, कि यहाँ पे हम सदैव मुक्ति संभव है बौद्ध दर्शन में, कि व्यक्ति जीवित होते हुए भी निर्वाण प्राप्त कर सकता है। जबकि जैन दर्शन में क्या है, विदेह, यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए मृत्यु अनिवार्य है। तो इस तरह से हम 5-6 केवल पॉइंट और क्या क्या उनमें अंतर है उस आधार पर उसको लिख सकते हैं, या फिर जो पॉइंट है उनको तो पॉइंट पे हम लिख सकते हैं। क्लियर है, अब इस तरह के प्रश्न मान लो अगर आपके पास फिर भी पॉइंट कम बचते हैं तो निष्कर्ष लिखना हो तो ये लिख सकते हैं कि इस प्रकार दोनों ही दर्शन में कुछ अंतर होने के बावजूद नैतिक आचार विचार को लेके या फिर ईश्वर को लेके दोनों ही दर्शन में कुछ कुछ समानताएं भी पाई जाती है। क्लियर है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, अब अगर हमारे पास 5 सटीक पॉइंट है तो हम टू द पॉइंट वो पॉइंट लिखेंगे विशेषताएं। लेकिन अगर हमको इसमें कुछ इंट्रोडक्शन देना है तो ये भी दे सकते हैं कि 8वीं से 13वीं सदी दक्षिण भारत एवं 13वीं से 16वीं सदी के मध्य उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का विस्तार हुआ, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। यानी कि अगर हमको इंट्रोडक्शन देना भी है तो हम उसकी विशेषताओं को लेकर या फिर किसी फैक्ट के साथ ही उसके इंट्रोडक्शन को शुरू करेंगे हम, कि भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ 8वीं से 13वीं शताब्दी दक्षिण भारत एवं 13वीं से 16वीं शताब्दी उत्तर भारत में माना जाता है। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, तो भक्ति आंदोलन में जब हम भक्ति की परिभाषा पढ़ते हैं तो परिभाषा ही कहती है कि भक्त का अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण या पूर्ण प्रेम या पूर्ण त्याग को क्या कहते हैं, हम भक्ति कहते हैं। तो जो उसकी परिभाषा है उसी से हम उसकी विशेषताएं बना सकते हैं। जैसे एक पॉइंट क्या आएगा इसका, कर्मकांडों का विरोध। ठीक है, या फिर समन्वयवादी उदारवादी आंदोलन, क्योंकि ये विभिन्न जाति धर्मों के मध्य समन्वय की बात करता है। तो कैसा आंदोलन है, समन्वयवादी या उदारवादी आंदोलन है। फिर इस आंदोलन में कर्मकांडों का विरोध किया गया है। फिर इसके अलावा कैसा है, एकेश्वरवाद, निर्गुण सगुण, इसमें हम रामानंद, कबीर जैसे उदाहरण भी इसमें भक्तिकालीन संतों के उदाहरण दे सकते हैं। फिर इसके अंतर्गत सामाजिक विशेषताएं क्या आती है कि सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों पर
प्रहार किया गया। क्लियर? एक पॉइंट इसमें क्या था कि इसमें क्षेत्रीय एवं लोक भाषाओं में उपदेश दिए गए। ठीक है, यानी कि इस दौरान जो प्रचार प्रसार की भाषा, जो भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ वो किस में हुआ? क्षेत्रीय भाषा में हुआ, हिंदी, अवधी, ब्रज भाषा इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा इसमें मानव मात्र की एकता या फिर किसकी, मानववाद को बढ़ावा दिया गया। फिर इसमें मानवतावादी भावनाओं या विश्व बंधुत्व पर बल दिया गया, फिर गुरु की महत्ता पर बल, ईश्वर के प्रति अपार प्रेम और समर्पण की भावना। तो जो उसके खास खास की पॉइंट हैं उनको हमको इसमें मेंशन करना है कि भक्ति आंदोलन कैसा था? उदारवादी समन्वयवादी आंदोलन था। इसके अंतर्गत जाति प्रथा, कुरीतियों, कर्मकांडों का विरोध किया गया। इसके अंतर्गत जो एकेश्वरवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत हिंदू धर्म को नहीं त्यागने का उपदेश था। इसके भक्ति आंदोलन में ही हमें गुरु की महत्ता पर बल दिया गया और भक्ति आंदोलन का जो प्रचार प्रसार हुआ वो किस भाषा में हुआ? क्षेत्रीय और लोक भाषा में इसका हमें प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। तो जो कुछ खास खास की पॉइंट्स है केवल उसको ही हमको इसमें यहाँ पे लिखना है। अब अगर इसमें हमको कंक्लूजन लिखना हो तो हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं इसमें? निष्कर्षतः भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप मध्यकाल में भारतीय समाज एवं धर्म में पुनरुद्धार या फिर समाज सुधार का कार्य प्रारंभ हुआ। क्लियर? ये लेकिन नेसेसरी नहीं है। अगर आपके पास 5 नंबर वाले प्रश्न में एक आध लाइन जगह बचती नीचे या पॉइंट कम पड़ते तो वहां पे हम इस तरह के निष्कर्ष दे सकते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न हमारा, मुगलों के पतन के कारण लिखिए। ठीक है, तो अब से मुगलों के पतन के बहुत सारे कारण हैं। हमें केवल 4-5 जो खास खास कारण हैं उनको पहले हेडिंग और उसी को आगे हमको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि एक कारण हम दे सकते हैं क्या? उत्तराधिकार के नियम का अभाव। ठीक है, प्रत्येक शासक के मृत्यु के बाद उत्तराधिकार निश्चित था। इससे परस्पर संघर्ष को बढ़ावा मिला, जिससे परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ। क्लियर? दूसरा क्या हो जाएगा हमारा इसमें? भाई आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, इस तरह के भारी आक्रमणों ने मुगल शासकों की जो नींव थी उसको कमजोर किया, आर्थिक सैनिक जो क्षमताएं थी उसको कमजोर किया। फिर एक पॉइंट क्या सकते हैं? प्रशासनिक व्यवस्था के दोष। प्रशासनिक व्यवस्था में किसके दोष? मनसबदारी। कि उत्तरोत्तर काल में मनसबदारी व्यवस्था में कुछ समस्याएं आने लगी, या फिर जब मनसबदारों के मध्य आपस में संघर्ष बढ़ने लगे, मनसबदारों के अधिकार बढ़ने लगे, तो इस व्यवस्था से जो दोष उत्पन्न हुए उसने मुगल शासन के प्रशासन को क्या किया? कमजोर किया। ठीक है, तो एक उत्तराधिकार के नियम का अभाव, बाह्य आक्रमण, प्रशासनिक कमजोरियां, इसके अलावा आर्थिक में कर सकते हैं हम जागीरदारी संकट। क्लियर है? इसके अलावा कुछ स्वायत्त राज्यों का उदय, इसलिए केंद्र शक्ति का क्या हुआ? कमजोर होना। ठीक है, स्वायत्त राज्यों का उदय। ठीक है, फिर इसके अलावा लास्ट पॉइंट हम कह सकते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण माना जाता है क्या? औरंगजेब का उत्तरदायित्व। क्या क्या हो सकता है इसको? औरंगजेब की नीतियां या फिर औरंगजेब का उत्तरदायित्व। क्या लिखेंगे इसमें हम? कि औरंगजेब की कट्टरतावादी या रूढ़िवादी धार्मिक नीतियों के परिणाम स्वरूप बहुसंख्यक हिंदू समाज या बहुसंख्यक समाज था वो मुगल शासक के विरोध में हो गया। इससे मुगल शासक को जो समर्थन पहले प्राप्त था वो नहीं हो सका। ठीक है, तो इससे परिणाम स्वरूप धीरे धीरे क्या हो गया? मुगल शासक का पतन हो गया। एक पॉइंट क्या कर सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट? अयोग्य उत्तराधिकारी। अयोग्य उत्तराधिकारी में इसमें क्या लिख सकते हैं हम? कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल शासन में योग्य शासकों का अभाव होना। तो ऐसे शासक
एक ऐसे बृहद साम्राज्य का संभाल नहीं सके, जिसके परिणाम स्वरूप अंतिम रूप से मुगल शासन का पतन हो गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हमारे हैं, प्रशासनिक कमजोरियां, आर्थिक कमजोरियां, उत्तराधिकारी के नियम का भाव, बाह्य आक्रमण, अयोग्य उत्तराधिकारी, औरंगजेब का उत्तरदायित्व, औरंगजेब की नीतियां, हमको केवल इन पॉइंट को लिखना है और इसके आगे इनको एक्सप्लेन करते चलना है। क्लियर है? तो इस तरह से हम इस जो हमारा क्वेश्चन है मुगलों के पतन के कारण लिखिए, इसको हम लिख सकते हैं। 5 नंबर में हमको केवल जो टू द पॉइंट्स है इनको ही हमको मेंशन करना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारा है, किन आधारों पर लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 के मध्य भारत के वायसराय थे। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि किन आधारों पर लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। तो आधार क्या होंगे? वो काम होंगे जो लॉर्ड रिपन ने अपने कार्यकाल में किए थे। तो हमको केवल उन कार्य को, उन जो उसके जो समाज सुधार कार्य थे, जो ऐसे जो लोक कल्याणकारी कार्य थे, उनको मेंशन करना है और उस आधार पर बताना है हमको कि इन आधारों पर लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 के मध्य भारत के वायसराय रहे। इस दौरान उन्होंने निम्न कल्याणकारी कार्य किए। कौन कौन से कार्य किए? पहला कार्य क्या था? पॉइंट टू पॉइंट क्या लिखेंगे हम? समाचार पत्र अधिनियम 1878। क्या क्या इसके अंतर्गत? भारतीय पत्रों को अंग्रेजी पत्रों के समान अधिकार या स्वतंत्रताएं दी गई। दूसरा पॉइंट क्या था? प्रथम कारखाना अधिनियम 1881। इसके अंतर्गत जो बाल मजदूर शोषण था और जो बाल श्रम था उसको रोका गया। इसके अंतर्गत जैसे हम लिखना चाहें तो कार्य के घंटे एवं उनकी उम्र नियत की गई। तीसरा पॉइंट 1882 में रिपन प्रस्ताव, इसके माध्यम से भारत में विकेंद्रीकरण यानी कि स्थानीय स्वशासन इसको प्रारंभ किया गया, फिर इसकी नींव रखी गई। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? 1881 में प्रथम नियमित जनगणना प्रारंभ की गई। हम जानते हैं कि जो हमारी पहली जनगणना कब हुई थी? 1881 में। तो किसने प्रारंभ की थी? रिपन ने। क्लियर है? अगला पॉइंट क्या है? 1882 में हंटर आयोग का गठन। क्या महत्व इसका? शिक्षा का विकास। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे हम कि इस दौरान लॉर्ड रिपन ने निम्न कल्याणकारी काम किए। काम कौन कौन से हैं? हमको काम को लिखना है टू द पॉइंट, 1 2 3 4 5 जो काम है वो। और क्या लिखेंगे कि इन कार्यों के आधार पर या फिर इन उपरोक्त कल्याणकारी कार्यक्रमों या कार्यों के आधार पर लॉर्ड रिपन को भारत में उद्धारक की संज्ञा को दिया जाता है या फिर लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। हम जानते हैं कि इलाहाबाद की 2 संधियां थी, एक 12 अगस्त 1765 को और एक 16 अगस्त 1765 को 2 संधियां हुई थी। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक तो कि आप शुरू की 2-3 लाइन में पहली संधि और दूसरी लाइन में दूसरी संधि को समझाएंगे, या फिर एक तरीका ये भी है कि बक्सर के युद्ध के पश्चात पराजितों के साथ ब्रिटिश शासन के द्वारा इलाहाबाद की संधि की गई और प्रथम संधि और द्वितीय संधि। क्लियर है? और प्रथम संधि में क्या लिखेंगे हम? 12 अगस्त 1765 पक्ष और प्रावधान। ठीक है। इसी तरह से द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 पक्ष और क्या इसके प्रावधान। ठीक है। तो हमको केवल यहाँ पे समय, पक्ष और प्रावधान को लिखना है दोनों तरफ, ताकि हम कम से कम स्पेस में दोनों संधियों को इसमें लिख पाए, क्योंकि इसमें किसी एक संधि को स्पेसिफाई नहीं किया गया। ठीक है। तो पहला क्या था? 12 अगस्त 1765 को किसकी संधि हुई थी? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। प्रावधान क्या थे इसके? प्रावधान में क्या लिखेंगे हम? केवल कितना लिखेंगे कि इसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने इसके अंतर्गत अंग्रेजों को क्या प्राप्त हुआ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी। और मुगल शासकों को क्या प्राप्त हुआ? कड़ा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र।
निजामत हेतु 53 लाख रुपए सालाना और व्यक्तिगत खर्च के लिए 26 लाख रुपए सालाना प्राप्त हुए। ठीक है, तो प्रथम संधि किसके बीच में हुई, कब हुई और क्या क्या उसके प्रावधान थे। ठीक है, दूसरी संधि हमारी हुई थी किसके बीच में, क्या लिखेंगे हम, 16 अगस्त 1765। कौन कौन से पक्ष, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के मध्य। ठीक है, इसके अंदर प्रावधान क्या था कि अवध से कड़ा और इलाहाबाद लेके इसको दिया गया मुगल सम्राट को, और बदले में अंग्रेजों को क्या मिला, 50 लाख रुपए हर्जाना और अवध को बाह्य आक्रमण से सुरक्षा, या फिर बाह्य आक्रमण के समय अवध की सुरक्षा का आश्वासन। क्लियर, तो हमको दोनों ही संधियों को हम इस तरह से पार्टीशन करके भी लिख सकते हैं, एक तरफ पहली संधि एक तरफ दूसरी संधि, या फिर दोनों को ही 3 लाइन में एक संधि 3 लाइन में दूसरी संधि। ठीक है, दोनों ही तरीके से आंसर को आप आसानी से लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न हमारा है कालिदास के साहित्य पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पूछा है हमने कालिदास के साहित्य पर टिप्पणी कीजिए। कालिदास क्या क्या है उनके साहित्य में, महाकाव्य, खंडकाव्य और नाटक। ठीक है, आप अगर इसका इंट्रोडक्शन देना चाहें तो दे सकते हैं कि कालिदास गुप्तकालीन या फिर गुप्तकाल प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख साहित्यकार हैं। इन्होंने संस्कृत भाषा में साहित्य की रचना की है। प्रमुख साहित्य कौन कौन से इनके, तो महाकाव्य, खंडकाव्य और नाटक। हमें क्या बताना है, महाकाव्य लिख के कुमार संभवम रघुवंशम, क्या लिखना है इसमें कि शिव पार्वती का विवाह और कार्तिक जन्म का विवरण। ठीक है, रघुवंशम में रघुवंशी या फिर रघुकुल के राजाओं की जानकारी। क्लियर है, तो हमको इस तरह से केवल इस डायमेंशन को दिखा के इसका नाम लिखना है, और एक एक लाइन में उनके हमको जो विवरण अगर आपको पता है तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है खंड काव्य। खंड काव्य में कौन कौन से हैं, मेघदूतम और ऋतुसंहारम। ठीक है, ऋतुसंहार का हम पढ़ते हैं कि इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, केवल हमको इसमें इतना ही लिखना है। ठीक है, मेघदूत में क्या बताया गया इसमें कि बादल को दूत के रूप में भेजा कर अपनी प्रेयसी के पास भेजा गया है। ठीक है, नाटक कौन कौन से हैं इसके, कालिदास के 3 नाटक, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो इसमें हमें अग्निमित्र और मल्लिका के प्रेम की जानकारी मिलती है, इसमें पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम का वर्णन है, और इसमें श्रृंगार और वियोग का मिश्रण है। ठीक है, तो हमें केवल कालिदास के साहित्य में महाकाव्य, खंडकाव्य और जो नाटक हैं उनका नाम और उनके बारे में एक लाइन में लिखना है कि उसके अंतर्गत हमें क्या क्या विवरण प्राप्त होता है। क्लियर, निष्कर्ष क्या लिखेंगे इसका, हम निष्कर्ष क्या होता है इसका कि एक तो ये कि कालिदास जी का यह साहित्य सांस्कृतिक के साथ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, या फिर हम कालिदास को क्या कहते हैं, भारत का शेक्सपियर। तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें, उपरोक्त साहित्यिक योगदान के कारण कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका की शैल चित्रकला पर टिप्पणी कीजिए। इंट्रोडक्शन क्या आएगा इसका कि भीमबेटका कहाँ पे स्थित है और किसने इसकी खोज की थी। तो भीमबेटका रायसेन जिले में स्थित प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल है, जिसकी चाहो तो इसमें लिख सकते हो ब्रैकेट में खोज श्री विष्णु वाकणकर महोदय। क्लियर, फिर क्या लिखेंगे इसमें कि इस पर टिप्पणी करना है। अब जब ऐसा प्रश्न आता है कि लेख लिखिए, टिप्पणी कीजिए या विस्तार से वर्णन कीजिए, तो वहां पे हमको उसमें जो भी हमारे पास उसके बारे में कंटेंट है सब कुछ लिखना है। जैसे कि शैल चित्रकला है तो ये कहाँ पे अवस्थित है, किसने खोज की, वो चित्रकला के विषय क्या है और चित्रकला की विशेषताएं कौन कौन सी है। ठीक है, विषय में हम क्या लिखेंगे कि इस चित्रकला के अंतर्गत हमें शिकार और दैनिक जीवन से संबंधित चित्र देखने को मिलते हैं। दूसरा, इसके अंतर्गत नृत्य और घुड़सवारी के चित्र देखने को मिल रहे हैं हमको। फिर इसमें पशुओं के अंतर्गत हिरण, नीलगाय और भैंसा के चित्र भी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, विशेषता क्या है चित्रों की, विशेषता अगर लिखना चाहें हम इसको हम चाहो तो इस तरह से लिख सकते हैं कि एक तरफ हम लिखेंगे क्या, चित्रकला के विषय और उनकी
विशेषताएं क्या है कि प्राय चित्र नुकीले हथियारों से, नुकीले औजारों से दीवारों, फर्श पर खोदकर बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्र है तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होगा इसमें, तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग है प्रमुख सफेद, काला और पीला। ठीक है, ये किस समय के हैं? पूरा पाषाण से मध्य पाषाण युग के समय के हैं। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या लिखेंगे हम? भीमबेटका है, हम सब जानते हैं कि भीमबेटका भारत की प्रमुख विश्व विरासत स्थल है, तो क्या लिखेंगे हम? इन्हीं विशेषताओं एवं महत्वों को ध्यान में रखते हुए भीमबेटका को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न हमारा है भारत भवन के प्रमुख अंगों की विशेषताएं और उनका वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत भवन भोपाल में स्थित प्रमुख सांस्कृतिक और कला का केंद्र है। तो उसमें 6 उसके प्रमुख अंग हैं और उनको 6 अंगों में कौन कौन से क्षेत्र से संबंधित है उनका हमको इसमें वर्णन करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि भारत भवन अवस्थिति क्या है इसकी? भोपाल, स्थापना 1982 भोपाल, और वास्तुकार कौन है इसके? चार्ल्स कोरिया। तो हमारा प्रश्न क्या है कि इसके प्रमुख अंगों की विशेषताएं और वर्णन कीजिए। प्रमुख अंग कौन कौन से हैं इसके? रूपंकर, वागर्थ, अनहद, रंगमंडल, छवि और निराला सदनपीठ। ये कुछ इसमें एक छठा एक और पॉइंट है, तो उसको हम यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं जैसे। ठीक है, आप चाहें तो इसी प्रश्न को हम इस तरह से डायग्राम बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। जब हमारे पास समय कम हो और हमें जल्दी जल्दी लिखना हो तो हम इस तरह से भी इसको अटेम्प्ट क्लियर। रूपंकर में क्या है? इसके अंतर्गत आदिवासी लोक कला का संग्रहालय। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आदिवासी लोक कलाओं संबंधित हमको वस्तुएं का संग्रह किया गया है और इस तरह की चीजें देखने को यहाँ पे मिलती है। ठीक है, वागर्थ में क्या है? भारतीय भाषाओं की कविताओं का पुस्तकालय। ठीक है, यानी यहाँ पे भारतीय भाषा में कविताओं को संकलित किया गया है। ठीक है, तीसरा भाग है इसका अनहद। अनहद में क्या है? शास्त्रीय संगीत व लोक गतिविधि का केंद्र। ठीक है, चौथा है रंगमंडल। इसके अंतर्गत नाटक और नाट्यशालाओं संबंधित गतिविधियां हैं। ठीक है, पांचवा है छवि, जिसके अंतर्गत सिनेमा संबंधित चीजें देखने को मिलेगी हमको, और ये छठा है इसमें रचनात्मक कलाकृतियों को दर्शाया गया है। ठीक है, इस प्रकार निष्कर्ष क्या आएगा इसका कि इस प्रकार भारत भवन कला समन्वयन के नाम से भी विख्यात है। ठीक है, ये इस तरह के प्रश्न केवल फैक्चुअल प्रश्न है जहाँ पे हमको केवल जो पूछा गया है, जैसे भारत भवन है उसके 6 अंग है तो 6 अंग के नाम लिखने हैं और उसमें हमें क्या क्या उसके संबंधित जानकारी है या उन अंगों में कौन कौन सी कलाओं को संग्रहित किया गया है, केवल उनको ही हमको उसमें मेंशन करना है। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा है अहिल्याबाई होलकर के प्रमुख कार्य बताइए। ठीक है, अब इसमें अगर आप लिखना चाहें इंट्रोडक्शन तो हम क्या लेंगे इसमें? इंट्रोडक्शन 1767 से 1797 तक या 1767 से 1797 के बीच होलकर राजवंश में अहिल्याबाई होलकर के द्वारा अनेक लोक कल्याणकारी कार्य किए गए। प्रमुख निम्न हैं, या फिर अगर आपके पास कार्य के सारे पॉइंट्स हैं तो हम डायरेक्ट पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो क्या है इंट्रोडक्शन कि 1767 से 1797 तक अहिल्याबाई होलकर के द्वारा होलकर राजवंश के अंतर्गत अनेक कार्य किए गए। प्रमुख कार्य निम्न हैं। ठीक है, इसको हम बांट सकते हैं इस तरह से, जैसे सामाजिक कार्य क्या थे, धार्मिक, आर्थिक, है ना। सामाजिक में क्या था कि इन्होंने निष्पक्ष न्याय की स्थापना की। ठीक है, दूसरा
विधवा आश्रम, बालिका विद्यालय, ठीक है। धार्मिक में मंदिरों का निर्माण। अब मंदिरों में हम लिख सकते हैं गया का अष्टपदी मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, ठीक है ना। इसके अलावा घाटों का निर्माण, महेश्वर घाट, मणिकर्णिका घाट, ठीक है। आर्थिक में आर्थिक के अंतर्गत महेश्वरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी के लिए शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिलवाया, ठीक है। दूसरा, इंदौर को आर्थिक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। इसके अलावा वाणिज्य व्यापार के लिए सड़कों का निर्माण करवाया। क्लियर। एक पॉइंट हम सकते हैं इसमें निर्माण कार्य या सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक कार्य कौन कौन से थे? तो महेश्वर किला, छतरियों का निर्माण, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बांट के भी सकते हैं यहाँ पे कि इन इन क्षेत्रों में अहिल्याबाई होलकर के द्वारा क्या क्या काम किए गए, या फिर डायरेक्टली इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट भी कि भारत के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए। अब यहाँ पे हमको क्यों बताने पड़े कौन कौन से मंदिर बनवाए, तो हमें सब जानते हैं कि गया में अष्टपदी मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, ठीक है। इसके अलावा घाट बनवाए, सार्वजनिक कुओं बावड़ियों का निर्माण करवाया, नई सड़क बनवाई, ठीक है ना। और सामाजिक क्षेत्र में बालिका विद्यालय, विधवा आश्रम, ठीक है ना। इस तरह के जो भी हम जो कॉमन पॉइंट्स है उनको भी इसमें यूज करना है, और जो ट्रू द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है मंदिर, घाट, महेश्वरी साड़ी, इनको भी इसमें हम दोनों को मिला के एक अच्छा आंसर को हमको प्रस्तुत करना है, ठीक है। इसका निष्कर्ष क्या लिखेंगे हम? इन्हीं उपलब्धियों या इन्हीं लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण अहिल्याबाई होलकर को लोक माता या फिर दार्शनिक रानी की संज्ञा भी दी जाती है। तो जो उनकी उपाधि है, जो उनको सम्मान दिया गया है, उसके साथ हम इसको कंक्लूजन भी कर सकते हैं। क्लियर? देखो 5 नंबर क्वेश्चन हमारे सारे समाप्त हो चुके हैं। 5 मार्कर में आपको केवल टू द पॉइंट लिखना है। अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास कंटेंट की कमी है तो उस क्वेश्चन में हमको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देना है। बाकी हम अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है तो हम टू द पॉइंट उस आंसर को ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 11 मार्कर। 11 मार्कर में हमारे पास कंटेंट भी होता है और लिखने की जगह भी होती है। तो इसमें हमको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और जो मेन पार्ट है उसको 4-5 पार्ट में डिवाइड करके इसको हमको लिखना है। क्लियर? पहला हमारा क्वेश्चन है, क्या गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी सकती है, ठीक है। अब देखो इस प्रश्न में पूछा है उन्होंने कि क्या गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी सकती है। अब इसमें 2 पक्ष हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पक्ष में एक विपक्ष में। तो हमको दोनों की बताना है इसमें, ठीक है। पहले हम बताएंगे कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो उसके पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं वो। फिर लास्ट में बताएंगे कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा कि गुप्त काल की उपलब्धियों का वर्णन इतिहास लेखन की प्रमुख समस्या है। इतिहासकारों ने गुप्त काल की कई उपलब्धियों के संकेत करते हुए इसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी है, जबकि कई अन्य इतिहासकार क्या मानते हैं कि स्वर्ण युग की अवधारणा को नकार देते हैं। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे इसमें कि गुप्त काल की उपलब्धियों के बारे में इतिहासकारों के मध्य मतभेद है। कुछ इतिहासकार गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा देते हैं, जबकि अन्य इतिहासकार इस स्वर्ण युग की अवधारणा को नकारते हैं, ठीक है। पहले क्या बताएंगे स्वर्ण युग की अवधारणा के पक्ष में विद्वानों ने कौन कौन से तर्क दिए हैं, या फिर किन आधारों पर हम गुप्त काल को स्वर्ण युग कहेंगे, ठीक है। तो इसमें विभिन्न क्षेत्रों में जो गुप्त काल की उपलब्धियां थी हमको उनको बताना है। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में कौन सी उपलब्धियां थी, आर्थिक क्षेत्र में कौन सी उपलब्धियां थी, सांस्कृतिक क्षेत्र में कौन सी उपलब्धियां थी, विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में कौन सी उपलब्धियां थी, समाज क्षेत्र में कौन सी उपलब्धियां थी। तो जो इन क्षेत्रों में जो उपलब्धियां थी उनके आधार पर हम इस काल को क्या कहेंगे, स्वर्ण युग की संज्ञा देंगे, ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में कौन कौन सी उपलब्धियां थी कि मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल में पहली बार राजनीतिक एकता के दर्शन होते हैं हमें, ठीक है। जो मौर्य काल में जो हमें अखिल भारतीय साम्राज्य दिखाई देता है, जो बीच में कई इसमें टूट जाता है, तो उसके बाद पुनः गुप्त काल में हमें क्या मिलता है, एक बृहद साम्राज्य को देखने को मिलता है। तो इसलिए क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या मिलता है हमें, एक बृहद साम्राज्य की स्थापना। फिर गुप्त काल में ही न्यायिक प्रशासन का भी विकास हुआ। तो हमें ये खास खास पॉइंट है
इन्हीं को फोकस करके इस आंसर को लिखना है, ठीक है। तीसरा क्या है कि इसी समय में गुप्त शासकों ने एक विशाल सेना का निर्माण किया, जिससे एक सुरक्षित और सुदृढ़ साम्राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है। इसके अलावा इसी गुप्त शासकों की साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत हमें राष्ट्रवाद की अवधारणा को भी देखने को मिलती है, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र में कौन कौन सी हमारी उपलब्धियां हैं? आर्थिक क्षेत्र में माना जाता है कि इसी समय सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के जारी किए गए और एक बृहद आर्थिक साम्राज्य होने से आर्थिक प्रगति का काल भी माना जाता है। एकीकृत साम्राज्य के कारण इसी समय शिल्प, उद्योग और वाणिज्य व्यापार का भी विकास हुआ। क्लियर? सामाजिक क्षेत्र की उपलब्धियां क्या थी कि इसी समय हमें सामाजिक क्षेत्र में कुछ सकारात्मक पॉइंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि शूद्रों को धार्मिक क्षेत्र में कुछ अधिकार दिए गए थे, जैसे कुछ मंत्रों के साथ यज्ञ करने का अधिकार मिला हमें इस समय। इसके अलावा दासों को मुक्त करने का भी अनुष्ठान गुप्त काल के अंतर्गत प्रारंभ हुआ, ठीक है। चौथा है धार्मिक क्षेत्र में उपलब्धियां। धार्मिक क्षेत्र में क्या था कि गुप्त शासक यद्यपि धार्मिक दृष्टि से वैष्णव मत के अनुयायी थे, लेकिन इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य जो दर्शन थे, धर्म थे, उनको ही प्रोत्साहन दिया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत गुप्त काल धार्मिक दृष्टि से सहिष्णुता, उदारता का युग था। इसी समय हमें जो धार्मिक षड दर्शन है, हमारा 6 दर्शन है, उन्हीं का भी अंतिम संकलन कब किया गया? गुप्त काल के दौरान ही किया गया। इसी समय स्मृति ग्रंथों का भी संकलन किया गया। तो इस प्रकार से हमें इस क्षेत्र में धार्मिक क्षेत्र में उपलब्धि देखने को मिलती है, ठीक है। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी, ठीक है। रसायन के क्षेत्र में मेहरौली का लौह स्तंभ। क्लियर? तो इन आधार पर हम क्या बताएंगे? उपरोक्त रूप से इन उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्णयुग की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है कि गुप्त काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? अब हमें बताना है कि कुछ इतिहासकार जो है गुप्त काल को क्या कहते हैं कि गुप्त काल की संज्ञा को नकारते हैं, स्वर्णयुग की संज्ञा को। तो क्यों नकारते हैं हमको उसको भी दिखाना होगा। कैसे बताएंगे हम इसको कि किंतु इसका एक दूसरा पहलू भी है। स्वर्णयुग की इस अवधारणा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस अवधारणा के पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण तर्क ये है, क्या है कि राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद का विकास हुआ, जिससे आगे विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ, ठीक है। दूसरा, राजनीतिक प्रशासनिक संरचना में विकेंद्रीकरण से तत्व से क्या हुआ? जो राजनीतिक शक्ति थी वो हमारी कमजोर हुई, जिसने आगे जो मुस्लिम आक्रांता थे उनको बढ़ावा मिला, ठीक है ना। ठीक है। दूसरा, गुप्त काल में उत्तरार्ध था, यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में आर्थिक अवनति का हमको काल था, जहाँ पे मुद्रा व्यवस्था में हमें कौड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। क्लियर? तीसरा, सामाजिक क्षेत्रों में शूद्रों, दासों, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी। हमें इसमें फाहियान का वर्णन मिलता है कि जो चांडाल थे वो नगर से बाहर निवास करते थे, ठीक है। यद्यपि इसके अलावा जो गुप्त काल को संज्ञा दी जाती है, स्वर्ण काल की मुख्य रूप से दी जाती है उसकी सांस्कृतिक विरासत के चक्कर में। सांस्कृतिक विरासत में जो उपलब्धियां थी उसके लिए इसे स्वर्णयुग कहा जाता है। लेकिन इसके पक्ष में क्या कहा गया है? पक्ष में कि यद्यपि गुप्त काल में स्थापत्य कला, मूर्ति कला, साहित्य, विज्ञान में हमें जो विकास दिखाई देता है उसे हमें हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ हुए विकास की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, कि कोई नवीन प्रक्रिया नहीं थी, जो लगातार विकास होता आ रहा था, उसी का ही परिणाम था, ठीक है। तो इस रूप में हम इसका निष्कर्ष क्या देंगे कि इन उपयुक्त तर्कों के आधार पर गुप्त काल को स्वर्णयुग की संज्ञा देना एक अतिशयोक्ति है। इसलिए इस प्रकार की किसी भी स्वर्णयुग जैसी संज्ञा का प्रयोग करने से पहले हमें सावधानी पूर्वक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। या फिर ऐसे अतिशयोक्तिपूर्ण संज्ञा से हमको बचना चाहिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, एक शासक के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक, इंट्रोडक्शन क्या देंगे हम इसका कि सल्तनत काल में
तुगलक वंश का प्रमुख शासक। ठीक है, अब इसका मूल्यांकन जब हम करेंगे तो मूल्यांकन में हमें इसके जो अच्छे काम थे, यानी कि जो इसके सकारात्मक पक्ष हैं उनको, और जो इसकी विफलताएं थी उनको, दोनों को दिखाना है। ठीक है, क्या क्या इसके प्रमुख कार्य थे, तो प्रमुख अभियान बताएंगे इसमें हम, खुरासान अभियान। ठीक है, इसके अलावा कराची जो इसके अभियान थे उनको बताना हमें कि इसने ये अभियान प्रारंभ किए लेकिन इनको कभी वो पूर्ण नहीं कर सका। दूसरा, विभाग की स्थापना। विभाग कौन कौन से बनाए इसने, दोआब क्षेत्र को विकास में वक्त करके अधिकारी की नियुक्ति की। इसके अलावा कृषकों को बचाने हेतु दीवाने को ही एक पृथक दीवाने को ही विभाग की स्थापना की। ठीक है, तीसरा, कृषि सुधारक, फसल चक्र, बीज एवं बेल के लिए किसान को तकावी ऋण प्रदान किए, सिंचाई हेतु कई नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, अब इसकी जो प्रमुख परियोजनाएं थी जो असफल रही थी उनको दिखाना हमें, जैसे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, कांसे की मुद्रा का प्रचलन किया जिसका मूल्य किसके बराबर था, चांदी के बराबर था। ठीक है, इसके अलावा राजधानी का परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, इसके अलावा विदेशी कूटनीति में चीन ईरान के ख्वारिज शासक इराक के साथ राजदूत का आदान प्रदान किया गया। ठीक है, सांस्कृतिक और आर्थिक विस्तार कहाँ तक किया गया इसके समय, मध्य एशिया तक किया गया। तो ये थे इसके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, अब हमने इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताए हैं। अब इसका निष्कर्ष देंगे हम, इसमें दोनों को ही देख के बताना है इसमें। ठीक है, निष्कर्ष क्या है इसका, कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए सुधारों को अदूरदर्शितापूर्ण और अधिकारियों की लालचपूर्ण रवैये ने क्या कर दिया, महत्वहीन बना दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने द्वारा नीति निर्माण के पश्चात क्रियान्वयन पर निगरानी न रखना उसके पतन का कारण बना, और बदायूं ने इसी कारण मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा है कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से छुटकारा मिल गया। क्लियर, तो हमें इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और उसको किसी के कोट करते हुए उसका निष्कर्ष देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन की उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन करते हुए कांग्रेस के द्वारा विभाजन स्वीकार करने के कारणों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, अब इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है उत्तरदायी परिस्थितियां, तो वे परिस्थितियां जो प्रारंभ से लेके अंतिम जो भारत का विभाजन हुआ तब तक कौन कौन सी कारणों ने भारत विभाजन को जन्म दिया, वो और किन कारणों से जो कांग्रेस प्रारंभ में भारत विभाजन का विरोध कर रही थी जो इन्होंने लास्ट में स्वीकार कर लिया, तो किन कारणों का स्वीकार कर लिया, दोनों को हमको बताना है इसमें। तो पहला पार्ट क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 14-15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। इसकी उत्तरदायी परिस्थितियां कौन कौन सी थी, तो जो शुरुआत से लेके अंग्रेजों के जो प्रमुख उठाए गए कदम थे विभाजनकारी, इसके अलावा मुस्लिम लीग की जो उत्तरदायी कारण थे वो, उन सभी को इसमें मेंशन करना है। जैसे सबसे पहले क्या था इसमें बड़ा कारण, 1909 का अधिनियम जिसके तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया। दूसरा, 1916 में कांग्रेस के द्वारा इस पृथक निर्वाचन को जो स्वीकृति मिली उससे जो तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया गया, लीग की तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा मिला। क्लियर। 1928 की नेहरू रिपोर्ट जिसमें पृथक निर्वाचन की मांग को खारिज कर दिया गया, जिससे जिन्ना असंतुष्ट हो गए। 1928 में मुस्लिम लीग के सदस्यों के द्वारा साइमन कमीशन का समर्थन करना। 1929 में जिन्ना की 14 सूत्री मांगे जिसमें विभाजनकारी मांगे प्रमुख थी। ठीक है। 1930 में मोहम्मद इकबाल के द्वारा मुस्लिम बहुल प्रांत बनाने का सुझाव दिया गया। 1930 से 33 के बीच में चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत की गई। ठीक है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जिन्होंने भारत के विभाजन को जन्म दिया। ठीक है। इसमें 1935 का चुनाव जिसमें कांग्रेस की सफलता से लीग या मोहम्मद अली जिन्ना ने नाराज होकर इकबाल की मांग को स्वीकार कर लिया। ठीक है। इसके अलावा अंतिम रूप से कौन सा, 1940 का लाहौर अधिवेशन जिसमें पाकिस्तान के प्रस्ताव को अधिकृत रूप से पारित कर दिया गया। ठीक है।
और लास्ट में 1946 का कैबिनेट मिशन। ठीक है, 1946 का कैबिनेट मिशन, जिसमें मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कैबिनेट जो 1946 का कैबिनेट मिशन था, जिसने विभाजन को अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस प्रारंभ कर दी, जिसमें कहा गया कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान। इस तरह के जो सांप्रदायिक नारे थे, उससे सांप्रदायिक हिंसा में वृद्धि हुई और जो रक्तपात और हिंसा की परिस्थितियां निर्मित हुई, उससे अंततः 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन कर दिया गया। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं, इनको हमको पॉइंट टू पॉइंट केवल मेंशन करना है कि इन इन परिस्थितियों ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन को जन्म दिया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि उपरोक्त परिस्थितियों के बावजूद कांग्रेस ने प्रारंभ में भारत के विभाजन को नहीं स्वीकार किया, लेकिन अंतिम रूप से कांग्रेस ने भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया। क्योंकि पहला तो क्या था कि अंतिम दौर में जो व्यापक सांप्रदायिक हिंसा और तनाव जो उत्पन्न हुआ था, उसके कारण भारत में एक आंतरिक गृह युद्ध की संभावनाएं बढ़ गई थी। ठीक है, या फिर जिन्ना के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगों की बाढ़ आ गई थी, इससे रक्तपात में हिंसा बढ़ गई। दूसरा पॉइंट था अंतरिम सरकार की विफलता। मुस्लिम लीग ने जो अंतरिम सरकार से असहयोग कर दिया, जिससे भारत में एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें देश में गृह युद्ध और विभाजन गृह युद्ध की संकट बढ़ गया। अब ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस के सामने दो ही विकल्प थे, देश का विभाजन या फिर गृह युद्ध। तो उपरोक्त दोनों बुराइयों में से कांग्रेस ने देश के विभाजन को चुनना पड़ा। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या लिखेंगे इसका हम, कि विभाजन स्वीकार एक कठोर निर्णय था, जो तत्कालीन परिस्थितियों में एक अनिवार्य विकल्प था। यानी कि क्या, कि विभाजन स्वीकार करना एक कठोर निर्णय था, जो तत्कालीन परिस्थितियों के समाधान का यथार्थवादी निर्णय था। इतना जरूर है कि कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम के आधार पर या हिंदू मुस्लिम दो राष्ट्रों के आधार पर विभाजन को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले बताएंगे परिस्थितियां, और फिर लास्ट में कि कौन कौन से प्रमुख कारण थे जिन्होंने कांग्रेस को इस विभाजन को स्वीकार करने में मजबूर किया। क्लियर है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश में प्रमुख पर्यटन स्थलों का नाम बताते हुए पर्यटन विकास को सुझाव दीजिए। ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है पूरा, इसमें हमें केवल फैक्ट ही बताना है। जैसे इंट्रोडक्शन क्या देंगे हम, कि मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक वन आबादी, जनजातीय आबादी वाला क्षेत्र राज्य है, जहाँ पे सर्वाधिक नदियाँ हैं। तो और इसके अलावा मध्य प्रदेश एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत वाला राज्य है। इन सभी कारणों से प्रदेश में पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं। ठीक है, प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, तो हम पर्यटन स्थल बताएं तो 3-4 डायमेंशन में हम इसको बताएंगे। कौन कौन से डायमेंशन, एक तो ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक स्थल, प्राकृतिक और कृत्रिम पर्यटन। ठीक है, अब जो पुरातात्विक स्थल, इसमें हम 3-4 पॉइंट बांट सकते हैं इसको हम, जैसे किले, महल, गुफाएं। ठीक है, धार्मिक में हिंदू धार्मिक पर्यटन स्थल, मुस्लिम पर्यटन स्थल, जैन पर्यटन स्थल। प्राकृतिक में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जलप्रपात। ठीक है, कृत्रिम के अंतर्गत हनुवंत जल पर्यटन, रूरल पर्यटन। अब हमें केवल इनमें एक एक दो फैक्ट हमको देने हैं। जैसे अगर हम किले की बात करें तो इतने सारे किलों में से किसी किले का नाम, मांडू का किला, ग्वालियर का किला। महल में मोती महल, जहांगीर महल, ठीक है, असरफी महल। गुफाओं में भीमबेटका गुफा, बाघ की गुफा। ठीक है, इसके अलावा जो धार्मिक पर्यटन है, इसमें हिंदू में उज्जैन, ओमकारेश्वर, मुस्लिम में लाट की मस्जिद, ताजुल मस्जिद। जैन पर्यटन स्थल में
पुष्पागिरी, द्रोणगिरी, ठीक है। चाहे तो बौद्ध ले सकते हैं, बौद्ध पर्यटन स्थल सांची, क्लियर है। प्राकृतिक पर्यटन स्थल राष्ट्रीय उद्यान को हमारे यहाँ लगभग 12 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अभ्यारण्य 1-2 के नाम ले सकते हैं यहाँ पे। जलप्रपात में केवटी जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात, ठीक है। कृत्रिम पर्यटन स्थल में जल पर्यटन, हनुमंत जल पर्यटन। रूरल पर्यटन में अभी हमें लाड़पुरा खास ओरछा जिला, ठीक है। तो इस तरह से हम जो हमारे पर्यटन स्थल है उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा सेगमेंट क्या है क्वेश्चन का, कि पर्यटन स्थल के विकास हेतु सुझाव बताइए, प्रमुख सुझाव, ठीक है। तो सुझाव क्या क्या सुझाव सकते हैं इसमें, पर्यटन का विश्व धरोहर सर्किट बनाना, यानी कि जो हमारे यहाँ विश्व धरोहर स्थल है उनका सर्किट बनाना, कनेक्टिविटी बढ़ाना। दूसरा है पर्यटन कैबिनेट को स्वशासी बनाना, ठीक है, जिससे वो पर्यटन को लेके व्यापक निर्णय ले सके। तीसरा, जो हमारी सबसे बड़ी जनजाति आबादी है तो जनजाति संस्कृति का पर्यटन के रूप में विकसित करना और उसको बढ़ावा देना। फिर उद्योगों को इस प्रकार विकसित करना कि उनके प्रदूषण से पर्यटन बाधित ना हो। इसके अलावा जो नई अवधारणाएं हैं जैसे कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा देना, इको पर्यटन, ठीक है, या फिर पर्यटन को लेकर अन्य राज्यों के साथ या फिर जो अन्य देश है उनके साथ समझौता वार्ता करना, क्लियर है। तो इस प्रकार हम इन सुझावों को देके पर्यटन को बढ़ा सकते हैं। निष्कर्ष क्या लिखेंगे हम, कि हालांकि मध्य प्रदेश फिर भी पर्यटन विकास में तीव्र गति से कार्य कर रहा है और उत्कृष्टता को प्राप्त कर रहा है, जिसका स्पष्ट उदाहरण मध्य प्रदेश को 2016-17 में रन्ने प्रपात और हनुमंत टापू को क्या मिला है, पर्यटन पुरस्कार है, ठीक है। तो जो हमें अवार्ड मिला है उसको हम गणित में ले सकते हैं। सुझाव ये हमारे जो पारंपरिक सुझाव वो, और जो कुछ नए जो हम पढ़ते हैं अखबार से, हमको नया कंटेंट मिलता है उसको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है, गौहर बेगम के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्य को बताइए। अब देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता भी है जिनमें कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कंटेंट बहुत कम होता है। जैसे कि अगर इस प्रश्न की बात करें हम, तो जितने हमारे पास कंटेंट है, बुक्स है, नोट्स है, उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलता नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट करना सीखना पड़ता है कि हम कैसे फ्रेमिंग के द्वारा इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे अगर गौहर बेगम के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों की बात की जाए तो मुश्किल से 7 से 8 पॉइंट ही हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, पहले प्रस्तावना 3-4 लाइन में, इसकी इंट्रोडक्शन, प्रमुख कार्य को हम 2-3 हिस्सों में बांट देंगे। जैसे राजनीतिक कार्य या फिर प्रशासनिक उपलब्धियां क्या थी इनकी, फिर लोक कल्याणकारी कार्य, ठीक है, निर्माण कार्य, ठीक है। इस तरह से जो भी हमने कार्य किए हैं उनको हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, क्लियर है। प्रस्तावना क्या देंगे इसमें, इंट्रोडक्शन, कि 1818 से 1837 के मध्य गौहर बेगम के द्वारा कुदसिया बेगम के नाम से भोपाल में शासन किया गया, ठीक है। या फिर इस शासन के साथ साथ जैसे कि इनके जो नजर मोहम्मद खान पति थे, तो बोल सकते हैं हम कि नजर मोहम्मद खान की मृत्यु के पश्चात 1817 में गौहर बेगम कुदसिया बेगम के नाम से शासक बनी, जिन्होंने 1837 तक भोपाल में कुदसिया बेगम के नाम से शासन किया। अपने शासनकाल के दौरान कुदसिया बेगम ने भोपाल में अनेक लोक कल्याणकारी कार्यों को प्रारंभ किया और उनकी नींव रखी। प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, राजनीतिक कार्य, लोक कल्याणकारी कार्य और निर्माण कार्य। अब जो इनके कार्य थे इनको हमें केवल इस सेगमेंट में बांटना है। जैसे अगर हम राजनीतिक कार्य की बात करें, क्या लिखेंगे इसमें हम, कि पर्दा प्रथा को त्याग करके शासन की जिम्मेदारी संभाली। दूसरा पॉइंट क्या है, भोपाल में प्रशासनिक सुधार की नींव डाली, ठीक है। जन कल्याणकारी कार्य कौन कौन से थे, कि बेगम ने शहर में जल की प्रणाली सुचारू रूप से चालू करने के लिए जर्मन इंजीनियर डेविस को नियुक्त किया, ठीक है। फिर भोपाल में
पंपिंग स्टेशन बनवाए, ठीक है। इसके अलावा तालाब के किनारे पेयजल हेतु घाट एवं पुल बनवाए, ठीक है। इसके अलावा जो निर्माण कार्य है, एक पॉइंट मान सकता हूँ निर्माण कार्य का। तो जो हम प्रीलिम्स के फैक्ट्स पढ़ते हैं कि भोपाल में कुदैशा बेगम ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए, उनको हम लिख सकते हैं कि निर्माण कार्य में जामा मस्जिद, भोपाल में निर्मित इस मस्जिद का उल्लेख फ्रेंच या लुई, इसको हम छोड़ सकते हैं, इसको पॉइंट को, कि कुदैशा बेगम की तरह भोपाल में सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद का निर्माण किया गया, ठीक है। इसके अलावा मस्जिद के बारे में एक दो पॉइंट हम एक्स्ट्रा दे सकते हैं। इसके अलावा जो इन्होंने शौकत महल, मोती महल का निर्माण करवाया, ठीक है। तो राजनीतिक कार्य कौन कौन से हैं, निर्माण कार्य कौन कौन से हैं, लोक कल्याणकारी कार्य कौन कौन से हैं, तो उन सबको हमको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे इसको, एक पॉइंट हम ये देख सकते हैं राजनीतिक में इन्होंने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु मोहम्मद खान के शासनकाल में एंग्लो भोपाल संधि भी, अंग्रेजों के साथ एंग्लो भोपाल संधि भी की, ठीक है। निष्कर्ष क्या देंगे इसका हम, कि इस प्रकार कुदैशा बेगम ने भोपाल में बेगमों के शासनकाल की नींव डाली, जिसे आगे जो हम सिकंदर बेगम, शाहजहां बेगम के द्वारा आगे बढ़ाया गया इस परंपरा को, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 मार्कर, 5 मार्कर, 15 मार्कर को 11 मार्कर को लिख सकते हैं। 5 मार्कर में हमें केवल पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, और 11 मार्कर में जितने हम सेगमेंट तोड़ सकते हैं हमको उसमें उतना उतना लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम आज का पेपर खत्म हुआ है। इसमें जो भी आपको डाउट्स हों या किसी प्रश्न में आपको लगता है कि हम और किस तरह से लिख सकते हैं, या किसी प्रकार का डाउट हो टेस्ट सीरीज को लेके, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।